हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आईपीसी लेके चल रही हूं, आपको पता ही है आईपीसी 1860, जिसमें मैंने सेक्शन 38 तक चैप्टर 2 का कवर कर लिया है। आज मैं आपको 39 से लेके 44 तक बताऊंगी और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कहता है? स्वेच्छया यानी वॉलंटरी। कोई काम स्वेच्छया कब कहा जाता है, वॉलंटरीली कब कहा जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने लूट को उसको कारित करना था, तो लूट को कारित करने के लिए उसने क्या किया कि जहाँ पे लूट कारित करना था उसी के पास एक घर में आग लगा दिया। उसमें आग लगा दिया और उसके आग लगाने के कारण उसमें से कुछ व्यक्ति मर गए। तो बाद में उसने कहा, मतलब जब उसके ऊपर केस फाइल किया गया तो उसने कहा कि मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था कि मैं किसी को मारूं या किसी की हत्या करूं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख भी है, लेकिन अब ऐसा हो गया तो मुझे हत्या के लिए दंडित ना किया जाए। और तो क्या कहा जाता है, कोर्ट महोदय ने कहा कि ठीक है, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन जब तुमने किसी पर्सन को मारने की कोशिश तो नहीं किया था, लेकिन तुमको ये पता था कि अगर हम कहीं आग लगाते हैं तो उससे कोई व्यक्ति मर भी सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस बात का तो ज्ञान था। जब इस बात का ज्ञान था, इसके बावजूद भी तुमने आग लगाई, तो वहाँ पे उसके ऊपर रॉबरी, लूट का, और उसके ऊपर मर्डर का, दोनों का केस चलाया गया। तो यहाँ यही कोर्ट ने कहा, यहाँ स्वेच्छा वॉलंटरी का मतलब यही हुआ कि जब आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जो जानते थे आप कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे इस तरह का काम हो जाएगा, इस जानने के बावजूद भी आप वो काम करते हैं, भले आपका इंटेंशन किसी को बुरा करना ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा काम तो करते हैं। जैसे अब हमको पता है कि अगर हम बंदूक से गोली चलाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर लगेगा किसी को तो आदमी मरेगा ही। तो फिर अगर हम इस बात का ज्ञान होते हुए भी अगर हम गलत काम करते हैं तो वहाँ हमारा स्वेच्छा या वॉलंटरीली शब्द आता है। अब चलिए देखते हैं कि बेयर इट में क्या कहा गया है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। तो दो बातें यहाँ इन्होंने बताया है। तो इनके कहने का आशय यह है कि हम उन साधनों द्वारा कारित करते हैं जिनके द्वारा कारित करना हमारा आशय था। हमारा आशय ही वही था कि हम जैसे उसका आशय वहाँ पे क्या था, आग लगा के लूट करना, तो उसने आग लगाई लूट करने के लिए। और दूसरा क्या था, यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। और अब देखिए, अब एक तो उसने आग लगाया, उसने ऐसा काम कारित किया, दूसरा उसे ये भी पता था ही, उसके ज्ञान में तो ये बात थी ही कि अगर आग लगेगी तो बहुत नुकसान हो सकता है, कोई मर भी सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह आग लगाया था जहाँ लोग भी रहते थे। तो हमारा सेक्शन 39 यही बात कहता है। तो चलिए, अब आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा सेक्शन 40 अपराध। देखिए, अपराध की परिभाषा तो नहीं बताई गई है आईपीसी में, लेकिन अपराध के बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि इस सेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, बस बहुत अजीब सी बातों में उलझा के बैरेट में रख दिया गया है। और अपराध शब्द जल्दी पूछा ही नहीं जाता कहीं, किसी भी एग्जाम में सिर्फ सेक्शन पूछा जाता है कि अपराध आईपीसी में अपराध किस सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन 40 में। अगर आप लोगों को फिर भी अपराध समझना है तो मैं किसी एक वीडियो में आप लोगों को अपराध के बारे में क्या बेयर एक्ट में दिया गया है अच्छे से क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी आपके एग्जाम के ध्येय से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताती हूँ। सिर्फ इतना कहूँगी आपसे, ये सेक्शन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये सेक्शन पूछा गया है कि अपराध को आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित आपको सीआरपीसी में किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 2N में इसको परिभाषित किया गया अपराध को, लेकिन हमारा अपराध को आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ बताया गया है अपराध के बारे में।
अब सेक्शन 41 हमारा विशेष विधि है, जो एक स्पेशल विधि होती है, और सेक्शन 42 स्थानीय विधि यानी लोकल विधि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो इनका कभी सेक्शन पूछा जाता है और ना ही तो जल्दी ये इसके बारे में कुछ पूछा जाता है। ये जनरल सी चीज़ें हैं। विशेष विधि जहाँ विशेष जगहों पे जो विधि लागू हो, और स्थानीय विधि जो लोकल जगहों पे लागू हो। तो ये था हमारा सेक्शन 39, 40, 41 और 42 तक। अब हम चलते हैं सेक्शन 43, अवैध शब्द, इलीगल शब्द के बारे में बताया हुआ है। किसको हम कहेंगे कि ये चीज़ हमारी इलीगल होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में अवैध शब्द के अंतर्गत किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो 3 चीज़ें हैं। पहला तो कोई अपराध हो, दूसरा क्या है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा ऐसा कोई काम है जो ना करने के लिए हमें कहा गया हो, प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो। जैसे कि किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे सिगरेट वगैरह धूम्रपान करना मना है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे ये अवैध माना जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार, कि ऐसा कोई आप काम करते हो जो सिविल कार्रवाइयों के लिए हमें आधार प्रदान करे। जैसे मान लीजिए आपने किसी की संपत्ति लिया और संपत्ति पे क्या किया आपने, उसका अवैध कब्जा कर लिया। आपका उस पर कोई राइट नहीं था, फिर भी आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, ये हमारा सिविल कार्रवाइयों का आधार ही तो है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। या आपने किसी के साथ किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच कर दिया, तोड़ दिया, तो वहाँ पे भी हमारा सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार बना। तो हमारा ये नहीं है कि आईपीसी है तो यहाँ सिविल कार्रवाइयों की बात नहीं की गई। अवैध शब्द के लिए यहाँ एक आपको ये भी बताया गया है कि सिविल कार्रवाइयों के लिए जब आप आधार पैदा करोगे तो वहाँ पे अवैध शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो अवैध शब्द के अंतर्गत कौन 3 बातें आई, एक तो हमारा अपराध हो, दूसरा हमारा विधि द्वारा प्रोहिबिटेड हो, निषिद्ध हो, वो काम हमें नहीं करना है, और तीसरा क्या है, सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार दे जो बातें। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि अवैध शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है। तो आपको तीनों बातों पर ध्यान देना होगा। आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ये तीनों चीज़ें भी होंगी और एक चौथा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, ये सिविल कार्रवाइयों का आधार वाले में टिक लगा देते हैं कि ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आईपीसी है तो यहाँ सिविल की बात क्यों की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा अवैध शब्द के अंतर्गत ये तीसरा सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार भी आता है। अब चलिए यही था हमारा सेक्शन 43। अब हम चलते हैं सेक्शन 44 की तरफ, जो कि क्या बताता है, क्षति यानी इंजरी। तो देखते हैं कि क्या बताया है इन्होंने कि इंजरी के अंतर्गत क्या आता है। किसी प्रकार की अपहानि यानी हार, नुकसान, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति यानी रिपुटेशन या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। जैसे ये क्षत इंजरी में क्या क्या बता रहे हैं कि किसी प्रकार की ऐसी मतलब हानि हो पर्सन को, जो कि किसी व्यक्ति के शरीर की हो या मन की हो या संपत्ति की हो या उसके रेपुटेशन की हो। इन चीज़ों का जब अवैध रूप से ये चीज़ें कारित करते हो, तब वहाँ पे हमारा सेक्शन 44 अप्लाई होता है, जो कि इंजरी कहलाता है। जैसे डिफॉर्मेशन यानी कि मानहानि, जैसे मैंने किसी व्यक्ति कोई मतलब बहुत फेमस इंसान है या कोई जनरल इंसान ही है, उसकी पेपर में उसके बारे में बहुत बुरा भला निकलवा दिया, तो वहाँ पे उसकी मानहानि किया मैंने, बिना उसके बारे में जाने सुने गलत सलत बातें फैलाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी रेपुटेशन का सवाल था, तो जो मैंने अवैध रूप से उसे गलत किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको इंजरी कहलाएगी। ऐसे किसी की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, आपने क्या किया है, उसे ज़बरदस्ती कब्जा करके उस पर घर बनवा ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी इलीगल वर्क हुआ। तो इलीगल वर्क आप कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी इंजरी ये बात कहलाएगी। आप सेक्शन 44 के अंतर्गत ये अपराध कर रहे हो। तो हमारा इंजरी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आया, जब किसी प्रकार की जो गलत काम है वो हार्मफुल वर्क किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति का अवैध रूप से कारित करना हमारा क्या कहा जाएगा, इंजरी कहलाएगा। ये था हमारा सेक्शन 44। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बताती हूँ।
जैसे इसमें पूछता है कि किन किन चीज़ों को करने से किन किन चीज़ों के हार्मफुल वर्क करने से व्यक्ति को अवैध रूप से जो कारित की जाएगी क्षति कहलाएगी। तो आपको याद रखना होगा क्या क्या, व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति यानी रिपुटेशन और संपत्ति, इन सब चीज़ों पे अगर आप कोई गलत काम अवैध करते हैं तो क्या कहा जाएगा, वहाँ पे क्षति कहा जाएगी, इंजरी कहा जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 44। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो सेक्शन 39 पढ़ा स्वेच्छा वॉलंटरली, और दूसरा पढ़ा सेक्शन 40 अपराध, तीसरा पढ़ा सेक्शन 41 विशेष विधि, सेक्शन 42 स्थानीय विधि, सेक्शन 43 हमारा अवैध शब्द को लीगली बाउंड टू डू वो बात बताता है, सेक्शन 44 हमारा इंजरी या क्षति को बताया। तो ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा और आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ इम्पॉर्टेंट थी और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अवैध शब्द को अच्छे से याद करिएगा, क्षति को याद करिएगा और स्वेच्छा को याद करिएगा। सेक्शन 30 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर क्वेश्चन आएंगे एक आध करके, तो आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर जो कुछ ना समझ में आए क्यूरी करके हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।